प्राथमिक सामाजिक समूह दो प्रकार के हैं, प्राथमिक एवं द्वैतिक। चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया। आपने उस समूह को प्राथमिक समूह के नाम से पुकारा है जिसके सदस्यों में आमने सामने के संबंध पाए जाते हों, अर्थात सदस्य एक दूसरे के संपर्क में प्रत्यक्ष रूप से आते हों। इस प्रकार के संपर्क में आने वाले लोगों में मित्र, पड़ोसी, साथी, परिवार के सदस्य तथा सदैव मिलने वाले लोग आते हैं। चार्ल्स कूले ने सर्वप्रथम खेलकूद के साथियों, परिवार तथा पड़ोस की प्रकृति को स्पष्ट करने हेतु ही प्राथमिक समूह शब्द को काम में लिया। आपने इन समूहों को प्राथमिक इसलिए कहा क्योंकि महत्व एवं प्रभाव की दृष्टि से ये व्यक्ति के जीवन में प्राथमिक है। प्राथमिक समूह को परिभाषित करते हुए चार्ल्स कूले ने लिखा है कि प्राथमिक समूहों से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनकी विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग से है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक है, परंतु मुख्यतः इस बात में कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक है। घनिष्ठ संबंधों का परिणाम यह होता है कि एक सामान्य संपूर्णता में वैयक्तिकताओं का इस प्रकार एकीकरण हो जाता है जिससे प्राय कई प्रयोजनों के लिए व्यक्ति का अहम समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य बन जाता है। इस संपूर्णता के वर्णन के लिए अति सरल विधि हम कहना है, क्योंकि यह अपने में उस प्रकार की सहानुभूति और पारस्परिक एकात्मीकरण को समाविष्ट करता है जिसके लिए हम ही स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। चार्ल्स की उपयुक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि प्राथमिक समूहों में आमने सामने के संबंधों तथा हम की भावना का पाया जाना आवश्यक है। किंग्सले डेविस का कहना है कि कई बार आमने सामने के संबंधों के पाए जाने के बाद भी प्राथमिक संबंधों का निर्माण नहीं हो पाता। आपने बताया कि एक सिपाही अपने अफसर के आगे झुकता है, उसे सलाम करता है। इनके बीच आमने सामने के संबंध होते हुए भी ये संबंध प्राथमिक संबंध न होकर यांत्रिक संबंध है। आपने अन्य उदाहरण देते हुए बताया कि जब सेना का एक सिपाही किसी लड़की के प्रेम संबंधों से प्रेरित होकर उसके साथ लगातार पत्र व्यवहार करता है तो आमने सामने के संबंधों के नहीं पाए जाने पर भी उनके बीच प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। आपने यह भी बताया कि हम की भावना तो बड़े बड़े दैतिक समूहों में भी पाई जाती है, अतः हम इन विशेषताओं के आधार पर किसी समूह को प्राथमिक कैसे कह सकते हैं। या हमें इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि कूले ने प्राथमिक समूह की इन दो विशेषताओं के अलावा अन्य विशेषताओं पर भी जोर दिया है। उदाहरण के रूप में आपने संबंधों की संपूर्णता, संबंधों की अवधि, संबंधों की घनिष्ठता तथा वैयक्तिक संबंधों को प्राथमिक समूह की आवश्यक विशेषता के रूप में माना है। कोजर एंड रोजनबर्ग का कथन बहुत महत्वपूर्ण है। इन विद्वानों ने बताया कि आमने सामने के संबंध तथा लघु आकार आदि प्राथमिक समूह की संयोगवश विशेषताएं हैं। सामाजिक संबंधों का घनिष्ठ होना एक ऐसी आधारभूत विशेषता है जिसके बिना प्राथमिक समूह का निर्माण हो ही नहीं सकता। स्पष्ट है कि सामाजिक संबंधों की घनिष्ठता प्राथमिक समूहों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्राथमिक समूह की विशेषताएं है दो प्रकार की, एक भौतिक विशेषताएं और दूसरी है आंतरिक विशेषताएं। भौतिक विशेषता में तीन विशेषता है मुख्य रूप से: शारीरिक समीपता, समूह का लघु आकार और संबंधों की अवधि। प्राथमिक समूह के लिए प्रोफेसर डेविस शारीरिक
शारीरिक समीपता को महत्व देते हैं ताकि व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके। व्यक्ति के एक दूसरे के निकट होने के साथ साथ उठने बैठने, खाने पीने, साथ साथ पढ़ने तथा बातचीत करने से उनमें विचारों तथा भावनाओं का सरलता से आदान प्रदान हो जाता है। निकट संपर्क से व्यक्तियों में परिचय बढ़ता है और एक दूसरे के प्रति आदर, सहानुभूति एवं सहयोग पनपते हैं। शारीरिक निकटता प्राथमिक समूहों के निर्माण का अवसर प्रदान करती है, लेकिन अवसर का लाभ उठाना संभव हो सकेगा या नहीं, यह परिस्थिति पर निर्भर करता है। दूसरा है समूह का लघु आकार। समूह जितना छोटा होगा, सदस्यों में उतनी ही अधिक मात्रा में निकटता और घनिष्ठता होगी। यदि समूह का आकार बड़ा है तो उसके सभी सदस्य एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे, उनमें अंतःक्रिया की मात्रा कम होगी। समूह के बड़े आकार का होने पर व्यक्ति इसकी एक इकाई मात्र बनकर रह जाता है। विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में उसका महत्व घट जाता है। तीसरा है संबंधों की अवधि। संबंधों की अवधि का घनिष्ठता के साथ सीधा संबंध पाया जाता है। संबंधों का काल जितना लंबा होगा, साधारणतः उतनी ही अधिक मात्रा में घनिष्ठता के बढ़ने की संभावना रहती है। संबंधों में घनिष्ठता का होना प्राथमिक संबंधों की स्थापना के लिए आवश्यक है। ये तो है भौतिक विशेषताएं। प्राथमिक समूह की कुछ आंतरिक विशेषताएं हैं। नंबर 1 है उद्देश्यों की समानता। एक प्राथमिक समूह में सदस्यों की इच्छाएं तथा प्रवृत्तियां प्राय समान होती है। इसी कारण वे साथ साथ रहते हुए समान उद्देश्य की प्राप्ति का प्रयत्न करते हैं। वे संसार को एक ही दृष्टि से देखते हैं। दो मित्रों में प्राय एक से दृष्टिकोण पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह में प्रत्येक सदस्य दूसरे के हित को अपना उद्देश्य बना लेता है। इस प्रकार से उद्देश्यों की समानता के कारण ही प्राथमिक समूह के सदस्यों में आपकी भावना तीव्र होती है। यहाँ सदस्यों के व्यक्तित्व समूह में विलीन हो जाते हैं। उनमें से एक जो कुछ अनुभव करता है, दूसरे भी वैसा ही अनुभव करते हैं। ऐसे समूह में कोई भी सदस्य अपने हित का त्याग नहीं करता, बल्कि वास्तविकता यह है कि दूसरों के हित ही उनके हित बन जाते हैं। दूसरा है सामाजिक संबंध स्वयं साध्य होते हैं। प्राथमिक समूह में संबंध किसी स्वार्थ अथवा किसी उद्देश्य की पूर्ति के साधन के रूप में नहीं होते हैं। यह संबंध स्वयं ही अपने आप में साध्य लक्ष्य होते हैं। प्राथमिक संबंधों में इतनी घनिष्ठता पाई जाती है कि ऐसे संबंधों में बंधने वाले व्यक्ति एक दूसरे के बिना प्राय रहना कठिन समझते हैं। ये संबंध संविदा, आर्थिक लाभ अथवा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि व्यक्तिगत, आत्मिक, भावनात्मक एवं अपने आप में पूर्ण होते हैं। तीसरा है संबंध वैयक्तिक होते हैं। प्राथमिक समूहों में पाए जाने वाले संबंध वैयक्तिक प्रकार के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों के व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। माता पिता तथा बच्चों में, भाई भाई तथा भाई बहन में, मित्रों में वैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। ये संबंध हस्तांतरित नहीं किए जा सकते हैं। मित्र अथवा माता पिता का स्थान कोई अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता है। इसके विपरीत एक व्यक्ति से दूसरों को हस्तांतरित किया जा सकने वाला संबंध अवैयक्तिक संबंध है। एक स्कूल, दफ्तर अथवा फैक्ट्री में कार्य करने वालों के संबंध अवैयक्तिक प्रकार के होते हैं। संबंध संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक संबंध में संपूर्णता के गुण पाया जाता है। ऐसे संबंध में व्यक्ति के जीवन का केवल एक पहलू नहीं आता, बल्कि व्यक्ति अपनी संपूर्णता के साथ इसमें भाग लेता है। संबंध का स्वतः विकास। प्राथमिक संबंध स्वतः स्वाभाविक रूप में बनते हैं। इनके लिए किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं डाला जाता। कोई किसी को मित्र बनाने, किसी से प्रेम करने, किसी के प्रति स्नेह अथवा श्रद्धा रखने को बाध्य नहीं कर सकता है। प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति। संबंधों की संपूर्णता एवं घनिष्ठता के कारण व्यक्ति का अस्तित्व साधारणतः प्राथमिक समूह में विलीन हो जाता है। प्राथमिक संबंधों के कारण व्यक्ति एक दूसरे के साथ ऐसा बंधा रहता है
कि वह कोई ऐसा काम नहीं करना चाहता जो समूह के अन्य सदस्यों के लिए कष्टदायी हो अथवा जिनमें आदर्श प्रतिमान की अवहेलना होती हो। प्राथमिक संबंधों के कारण ही परिवार या मित्र समूह अपने सदस्यों के व्यवहार सरलता से नियंत्रित कर पाता है। व्यक्ति राज्य के कानूनों की अवहेलना कर सकता है, परंतु अपने प्राथमिक समूहों के आदर्श नियमों को नहीं तोड़ सकता। इस प्रकार प्राथमिक समूह अपने सदस्यों के आचार विचार पर पूरा नियंत्रण रखता है। इस प्रकार से प्राथमिक समूह का सामाजिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राथमिक समूह को गहराई से समझने के लिए हमने प्राथमिक समूह की भौतिक तथा आंतरिक विशेषताओं का विश्लेषण किया, जिनके आधार पर हम प्राथमिक समूह को गहराई से समझ सकते हैं। धन्यवाद।